300 पार या 400 पार, किसकी होगी नैया पार। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार पर अपना 300 पार वाला दावा खेल दिया है और बीजेपी कह रही है कि एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 पार करके जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ने यह दावा ठोक दिया कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के विजय रथ इंडिया गठबंधन रोकने में कामयाब हो पाएगा क्या। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो मौसम की गर्मी, एक तरफ चुनाव में सियासी पारा हाई है। एक तरफ 300 पार, एक तरफ 400 पार। न जाने किसकी होगी नैया पार। कौन होगा जिसके हाथों में देश का भविष्य जाने वाला है। कौन है जो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने वाला है। कौन है जो देश को बुलंदियों तक ले जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे कि चुनाव के पहले तो मसीहा सब बनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेताजी नजर नहीं आते। चुनावों के मौसम में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने पर वादे धरे रह जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों से जनता कहती है कि बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के 400 पार पर अपना 300 वाला दांव खेला है। बीजेपी कह रही है कि एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 पार कर जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 300 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम जमानत पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर हैं। जनता का कहना है कि कोई 300 पार कर रहा है तो कोई 400 पार, पर जनता के मुद्दों पर कब करेंगे नेताजी बात। लोकसभा चुनाव में गारंटी का दौर लगा है। विकास की गारंटी, रोजगार की गारंटी, 400 पार की गारंटी, देश को आगे ले जाने की गारंटी, सबने अपनी अपनी गारंटी रखी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। क्या रोजगार का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा। अब सोचेगा कि एक तरफ बीजेपी ये दावा ठोक रही है कि वो 400 पार इस चुनाव में सीटें लेकर आने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना दावा ठोक दिया और उनका कहना है कि वो 300 पार सीटें लेकर आने वाले हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन। अब आखिर इसके पीछे का गणित क्या है। मोदी की गारंटी है कि 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है। गैस कनेक्शन, यानी कि जितनों को मिल चुका है, अब जो बचे हुए हैं उनको भी गैस कनेक्शन मिलेगा। यह मोदी की गारंटी। आयुष्मान भारत योजना, जो जब पहली बार सरकार बनी थी उसके बाद इस योजना को लागू किया गया और उसके बाद से लगातार चल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे, यानी कि पूरे देश में एक ही पॉलिसी होगी, जैसे अभी कुछ जगहों पर अलग अलग हैं। 0 बिजली बिल होगा, किसानों को भी बिजली बिल में छूट मिलेगी, इस बात की गारंटी दी गई है। अगर फिर से सरकार बनती है तो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी की गई हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि नौकरी की गारंटी वो दे रहे हैं।
साथ ही इसके बाद कांग्रेस ने जो दावा किया है कि पेपर लीक से मुक्ति मिल जाएगी। लगातार पेपर लीक आपने देखा, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला देखा, उसके बाद नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। गिग वर्कर सुरक्षा मिलेगी, यानी कि जो वर्कर्स होंगे उनको सुरक्षा देने की बात की गारंटी की गई है। साथ ही नारी न्याय सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा और जिसको लेकर नारी की सुरक्षा को लेकर जो अक्सर सवाल उठते रहते हैं, उसकी गारंटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की। किसानों को न्याय, यानी कि किसानों में उसमें तमाम चीजें हैं, एमएसपी जैसी बातें भी उसमें है, किसानों को न्याय देने की बात। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष सांडा जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। चिराग सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। राकेश सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। चिराग साहब, अरविंद केजरीवाल ने एक नई बात कह दी है और कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार आने वाला है, यानी कि सरकार आपकी बनने जा रही है। और ये 300 पार का समीकरण कैसे बैठाया है, इसको मैं समझना चाहता हूं। चिराग साहब। नमस्कार राणा जी। देखिए, आज जब चुनाव के जैसे जैसे फेजेस खत्म होते जा रहे हैं, जो जमीन से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें दिख रहा है कि इंडिया को सीधी बढ़त मिल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो और जो सीटें हैं वहां पर हर जगह पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है। और चाहे दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में तो मैं खुद काम कर रहा हूं, तो दिल्ली की सातों सीटें जो है वो पॉजिटिव चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो आकलन है 300 पार का, वो कहीं ना कहीं सही होगा। और जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को देंगे और 300 का नंबर जो है वो पार होगा। हाँ, नहीं, इस पार की कहानी को मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पिछली बार आपके पास कुछ नहीं था, इस बार ये परिवर्तन कैसे होगा। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपकी सहयोगी पार्टी सपा के पास उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की सीटें बचाई, कांग्रेस के पास केवल 1 सीट। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि अगर आपको 300 पार सीटों पर जाना है 543 में से, तो आपको 55% का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। यहां तो 0 जैसा स्ट्राइक रेट है, उसमें 55 तक कैसे पहुंचेंगे, 0 से सीधा 55। आपकी तरफ से म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर लीजिए चिराग साहब। हाँ जी जी, मैं कह रहा हूँ राणा जी, देखिए, जो चुनाव लड़े जाते हैं ना, वो अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। आज का जो मुद्दा है वो महंगाई है, आज वो बेरोजगारी है। आज जिस तरीके से पोलराइजेशन प्रधानमंत्री अपने लेवल पर आके करते हैं, आज वो मुद्दे हैं और जनता समझ गई। देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा में आप देखते हैं तो वहां पे हमारा 90% का अच्छा चिराग साहब, महंगाई को कैसे तो नापा जाए। हाँ चिराग साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि महंगाई को कैसे नापा जाए। क्या इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट के रेट को देखकर नापा जाए, या फिर नेशनल लेवल पर जो आंकड़े सामने आते हैं उसके आधार पर नापा जाए। देखिए राणा जी, जो नेशनल नंबर्स आते हैं जिसमें बोला जाता है कि टर्की के बाद जो सबसे ज्यादा महंगाई की दर है वो हिंदुस्तान में देखी गई है, जहां पर जो सिलेंडर का रेट है वो आज 1200 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल कहां पहुंच चुका है, खाने का तेल कहां चला गया है। आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए। आप महंगाई की दर क्या है नेशनल लेवल पर, मैं समझना चाहता हूं महंगाई की दर क्या है। देखिए, जो महंगाई की दर बढ़ गई है, पिछले 45 साल का हमने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप कुछ भी नंबर्स बोलिए। आज फैमिली वेलफेयर का सर्वे क्या बोलता है, आज नेशनल फैमिली वेलफेयर का सर्वे क्या बोलता है कि आपकी जो सेविंग्स है वो आज फैमिली की सेविंग सबसे कम है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ये मेरा डेटा नहीं है। आज उज्ज्वला का डेटा क्या बोलता है कि आदमी 90% जो आदमी है वो दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। आज जनधन का अकाउंट क्या बोल रहा है कि 20% लोग ऐसे हैं जो अपना अकाउंट और डोरमेंट कर चुके हैं, जो चला ही नहीं रहे अपना अकाउंट। तो आप मुझे बताइए कौन सी योजना की हम बात कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने बोला था 5। नहीं, मैं इसीलिए समझना चाह रहा था चिराग साहब कि क्या पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स के रेट को देखकर महंगाई को समझा जाए, या नेशनल लेवल पर जो आंकड़े आते हैं उनको देखकर महंगाई को समझा जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर सिंगल डिजिट में है और 6 से नीचे है अगर महंगाई की दर, तो महंगाई नहीं मानी जाती है, और अभी तो 4.5-5 के बीच में है। बिल्कुल आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी देखते हो और आप ये भी देखते हो कि आम परिवार की सेविंग कितनी रह गई है। अगर आपकी सेविंग सबसे लोएस्ट पर है तो वो क्या दर्शा रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ सस्ता कर दिया और लोग अपना पैसा उड़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब नौकरी मिल रही है, लोगों की सेविंग खत्म हो रही है। तो मेरे पास तो बहुत एक सिंपल सा मैथ है कि आपकी अगर सेविंग खत्म होती जा रही है तो महंगाई बढ़ रही है।
अब आप उसको कोई भी नंबर दे दीजिए, आप उसे बोल दीजिए कि इतना दर है उतना दर है, ये मैं नहीं मानता। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जहां 60,000 यूपी कांस्टेबल्स की यूपी पुलिस में भर्ती के लिए जब 50 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसका पेपर लीक हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि नौकरी नहीं है। अब आप कोई भी डेटा दे दीजिए कि स्टार्टअप हो गया, आप ये हो गया, आप वो हो गया, आप नौकरी नहीं दे पा रहे। आपने 18 करोड़ 20 करोड़ नौकरी की बात की थी, आप 20 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। लोग जानते हैं, लोग आज समझ रहे हैं इस चीज को। आप स्टार्टअप की बात करिए, कोई भी आप डिफ्लेक्शन लेकर आ जाइए, पर सच्चाई तो ये है ना कि आज 20 करोड़ नौकरी नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। आज ये प्रधानमंत्री बोलते थे ना कि अगर किसी देश की मुद्रा गिरती है तो वो उस देश के बारे में बता। ठीक है चिराग साहब, लौटूंगा मैं। आशीष जी, क्योंकि स्ट्राइक रेट वाली कहानी में तो मुश्किलें आपके सामने भी नजर आती हैं। पिछली बार आपने 303 सीटें जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट आपका 55 के आसपास था, 55-56। इस बार अगर आप 370 की बात बीजेपी के लिए करते हैं तो आपको स्ट्राइक रेट 71% का होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो 20 से 25% के आसपास का स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, और वो भी तब जब मुद्दे महंगाई बेरोजगारी जैसे हों? राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई तरीका है तो आप चुंडी मार के चिराग जी को जगाइए, क्योंकि उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो जो देख रहे हैं, उनका नींद से जागना बड़ा जरूरी है। कौन है अरविंद केजरीवाल जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कितनी लोकसभा सीट है इस अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की, जो मोदी के ऊपर टिप्पणी करने चले आते हैं और बात बात पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मोदी जी हमसे डर गए। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वो हाथी है जिसकी 303 सीटें पिछली बार आई थी और तुम वो चींटी भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी एक सीट भी नहीं थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने चल पड़ते हो। यहां पे जिस मुंगेरी लाल की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने और आपके चैनल ने और मेरे सभी को पैनलिस्ट ने यह मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही। क्यों मान लिया? क्योंकि आपकी डिबेट का टॉपिक ही है 300 या 400, यानी बहुत क्लियर है 272 से तो ऊपर खड़े हैं। यानी पहले तो इस बात की आपकी बधाई मैं बीजेपी की तरफ से स्वीकार करता हूं। नहीं, ये हम किसी को, क्योंकि टॉपिक ही 300 या 400 क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखिए राणा जी, आप पकड़े, दोनों की बातें रखी गई कि 300 या 400 किसकी नैया पार। भाई बिल्कुल ठीक है, 300 या 400, यानी 300 आएंगी या 400 आएंगी। जब मैं अपने घर वालों को कहता हूं ना कि तुमको मनाली लेके जाऊं या मॉरिशस लेके जाऊं, तो बड़ा क्लियर होता है, इसका मतलब वेकेशन पे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। इसको हम लोग यस एंड यस अप्रोच कहते हैं। तो जब आपने सवाल ही ये पूछा 300 पार या 400 पार, और इसके ऊपर आपके प्रवक्ता ने पकड़ा ही नहीं आपको, तो इसका मतलब उनका माइंडसेट भी है, मान चुके हैं 300 आएंगी या 400 आएंगी, डिबेट तो इसमें है, पर आएगा तो मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारी ट्रेनिंग है बीजेपी प्रवक्ताओं की कि हम लोग बारीकी से पकड़ लेते हैं। खैर एनी हाउ, ये जो किसी भी गेम में ये तो खैर अपनी अपनी समझ है, कौन किसको किस तरह से देख रहा है आशीष साहब, लेकिन आप मेरे सवाल पर आ जाइए। बिल्कुल नहीं सर। जी राणा जी, किसी भी गेम को जीतने के लिए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और विरोधियों की खराब परफॉर्मेंस, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। और हम लोगों के ऊपर तो प्रभु श्री राम की इतनी कृपा है कि जहां मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और बीजेपी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नए नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो हाईवेज में हो, चाहे वो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होने में हो। और वहीं पे देखिएगा आप, तो पिछले 5 सालों के अंदर या पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारी सो कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो कैसे औंधे मुंह गिरी हुई हैं। आज भी जब वो अलग अलग पार्टीज, आपके दर्शक आज की डेट में और भारत की जनता बड़ी समझदार है, जब ये अलग अलग पार्टी अपना मैनिफेस्टो अलग अलग निकाल देती है, तो जरा मुझे ये बताएं, भगवान ना करे अगर किसी वजह से ये जीत के आ भी गए, तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा? कांग्रेस का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, टीएमसी का होगा, किसका होगा? सबकी अपनी अपनी टपली। आशीष जी, क्योंकि मेरा सवाल दूसरा था। देखिए, जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं चिराग साहब से पूछ लूंगा। मेरा सवाल आपसे था कि आप पिछली बार 55% के स्ट्राइक रेट पर थे, इस बार क्या वो 72-73 तक पहुंचेगा स्ट्राइक रेट? और वो कैसे पहुंचेगा? जब महंगाई जैसा मुद्दा होगा, जब बेरोजगारी जैसा मुद्दा होगा, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला होगा, नीट के एग्जाम का पेपर का लीक का मामला होगा। देखिएगा, ऐसा होता है राणा जी, ये सारे मामले, इनमें से एक भी मामला नया नहीं है। महंगाई का मामला जिस दिन से देश आजाद हुआ और पहले इलेक्शन हुए से लेके अनंत काल तक
जब तक इलेक्शन होते रहेंगे महंगाई का मुद्दा ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि महंगाई कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है। लेकिन देखने की बात क्या है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इंप्रूव हो रही है, क्या देश का नाम बढ़ रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, क्या अर्थव्यवस्था इंप्रूव हो रही है, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। जब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं वो भी होता है। जब समझिएगा आप 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया जाता है, वो भी लोगों को सहयोग करना होता है सरकार की तरफ से। जब 12 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो वो भी लोगों को सुरक्षा और अच्छी सुविधाएं देना होता है, जो सरकार का काम होता है। जब 12 करोड़ नलों में जल पहुंच जाता है तो वो भी उन्नति की एक निशानी होती है। जब 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पहुंच जाते हैं वो भी नारी सशक्तिकरण में एक बड़ा अहम कदम होता है। जब 27 करोड़ मुद्रा लोन दिए जाते हैं तो छोटे छोटे व्यापारियों को अपने पैर पे खड़े करने के लिए एक सरकार का बड़ा अहम कदम होता है। जब स्टार्टअप बढ़ के लेकिन जब चीन पर कारोबार की डिपेंडेंसी बढ़ जाए तब हो जाए तो इसका क्या आशीष जी आप समझिए आशीष जी, जब कारोबार को लेकर चीन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाए भारत की, तब अभी हाल ही की रिपोर्ट है, 3-4 दिन पुरानी रिपोर्ट है सर। ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती है। आज हम जितने आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा। हम मोदी जी ने जब कोरोना के टाइम पे सारी बागडोर संभाली, एक और सवाल हमारे यहाँ ना मास्क बनता था, ना सैनिटाइजर बनता था, ना नेबुलाइजर बनता था। आशीष जी, अब धीरे धीरे सब चीज बनने लगी। आशीष जी, एक और सवाल। अभी आपने कहा कि कैसे विपक्षी पार्टी के नेता आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने के लिए, हम हाथी के जैसे हैं। 81 में जब बीजेपी बनी तो क्या बीजेपी ने कांग्रेस पर कोई सवाल नहीं उठाया था? जब उसकी एक भी सीट नहीं थी या जब उसकी 2 सीटें थी, कोई सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि तब कांग्रेस हाथी के जैसी थी। बराबर है ना, लेकिन क्या है ना, हमारा उगता सूरज था और उनका डूबता सूरज था। नहीं तो आम आदमी पार्टी भी तो अभी शुरू हुई है ना पार्टी। परिवारवाद में लिप्त नहीं थे सर, हम परिवारवाद में लिप्त नहीं थे, हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, हम तुष्टीकरण में लिप्त नहीं थे। आशीष जी, आज कांग्रेस का पतन का कारण ये 3 वजहें हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा को समझना बड़ा जरूरी है और ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि परिवारवाद बीजेपी के हिसाब से अलग है, कांग्रेस के हिसाब से अलग है, आम आदमी पार्टी के हिसाब से अलग है। राकेश जी, आपके पास आता हूं मैं। 300 पार या 400 पार, अब 2 आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोका है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कौन से वाला आपको लगता है कि समीकरण कैसा बैठेगा? कौन 300 पार है, कौन 400 पार है? कुछ नजर आता है इसमें, क्योंकि जो स्थिति है उसके हिसाब से। राणा जी, आपके सही दोनों पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, 300 पार हो, 400 पार हो, 500 पार भी कह सकते हैं। कहने में हमारे यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है और नेताओं के कहने पर कोई हम काउंटर क्वेश्चन बाद में पूछते नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह जाते हैं। ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए कि कौन 300 बोल रहा है, कौन 400 बोल रहा है। जहां तक जमीनी हकीकत है, अरविंद केजरीवाल 3 दिल्ली में और कुछ पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सारे सीट जीत भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो इंडी गठबंधन की बात कर रहे होंगे, वो गठबंधन जहां पर उनको बुलाया नहीं जा रहा है, गठबंधन के लोग उनको अवॉइड कर रहे हैं और कुछ कुछ कारणों से एक दूसरे के साथ सीट साझा नहीं हो रहा है। कल दिल्ली में कार्यक्रम था और इंडी गठबंधन के सभी लोग उस कार्यक्रम में नहीं थे। आम मतदाता इस बात को देख रहा है। देखिए, इस चुनाव में 2 चीज पर मतदान हो रहा है। पहला चीज ये है कि आएगा कौन जी। अगर हम एनडीए को देते हैं तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन को देते हैं तो फिर हो भी, ये एक हर आदमी का मन में है, क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना चुकी है। सबसे कट्टर जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल के पास नीट क्लीन छवि का जो दावेदारी है, हालांकि वो तो कल ही उतर गई है, लेकिन वो उनका अपना दावा है। अखिलेश यादव का अपना दावा है, हर आदमी का अपना दावा है। शरद पवार साहब किताबों के रूप में बैठे हुए हैं, तो एक असमंजस की स्थिति उनके खुद में है। तो मतदाता स्पष्ट मतदान देने की इच्छा हो तो उसको पता है कि अच्छा या बुरा है। अगर हम इसको वोट देंगे तो ये आएगा, इसको वोट देंगे तो ये आएगा। वो विभाजित नहीं है अपने मतदान के लिए। अब जमीन पर जो हम देख रहे हैं, कौन क्या देख रहा है, पार्टी प्रवक्ता के आंखों से मत देखो, वो अपने अलावा दूसरे को बोलेगा। अब यहाँ पर ये चिराग शेट्टी भाजपा का बात नहीं बोल सकते और ये भाजपा वाला चिराग शेट्टी की बात नहीं बोल सकते। हम जो न्यूट्रल लोग हैं, वो जमीन पर जब हम देखेंगे काम करने के तरीके को, तो वो जब हम उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि एक सरकार में क्या था, दूसरे सरकार में क्या था। घमंड तो सब में आ जाता है, कुछ कुछ घमंड अगर निकाल दिया जाए
तो बाकी विचार है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मतदाता बड़ा स्पष्ट है कि उसको किसको वोट देना है। और वोट का जो आधे से ज्यादा चरण निकल गया है, वो स्पष्ट हो चुका है कि वोट कहां जा रहा है। अनर्गल बोलने का कोई फायदा नहीं, बोलने को तो 500 पार भी बोला जा सकता है। जी, आखिर जमीनी हकीकत को समझे और जिस तरह से लगातार जो मुद्दा बनता है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, इसका असर जमीनी स्तर पर नजर आता है और क्या इससे समीकरण बदलेंगे? देखिए, असर जरूर होता। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में ही बात करते हैं, चूंकि सेठी सामने बैठे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल अपना वैट कम करके सीएनजी सस्ता कर देते, पेट्रोल सस्ता कर देते, अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देते, पंजाब में वैट कम कर सस्ता कर देते और आइडियल प्रस्तुत करते कि देखिए मेरे हाथ में 2 राज्य की सरकार है और हमने वैट, क्योंकि वैट और जीएसटी टैक्स से ही तो महंगाई बढ़ता है, तो वो देखिए कम करके हमने जनता को राहत दिया है, तो ये दूसरे दल पर दबाव बन जाता। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने एक बार किया था अशोक गहलोत ने, वो दबाव बनता। लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वैट की संख्या और सरकारों से ज्यादा है। आप देख लीजिए, आप जब मथुरा से आगे आएंगे ना, तो मथुरा के अंतिम पेट्रोल पंप है, वहां लिखा हुआ है कि दिल्ली से सस्ता डीजल यहाँ है, आप यहाँ भरवा लीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य का सीमा मथुरा पर लिखा हुआ है कि दिल्ली से 1 रुपया सस्ता डीजल यहाँ पे है। तो अगर आप कुछ कह के करेंगे, कुछ करके कहेंगे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। महंगाई मुद्दा हो सकता था अगर आप महंगाई को कम करने का कुछ रोड मैप सामने रखते और कुछ उदाहरण पेश करते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा विपक्ष जब अपने हाथ में होता है, जैसे 2 बातें कह दूं, जैसे सबको लोग कहते हैं ना कि किसान की आय दुगनी करेंगे, कमीशन का रिपोर्ट लागू करेंगे। 2004 में वो आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, सरदार मनमोहन सिंह 10 साल तक कुंडली मार के बैठे थे उस रिपोर्ट पर। जैसे वो हटे तो रिपोर्ट लागू करने की बात करने लगे। तो यह जनता जान रही है। लोग कहते हैं कि हमारा आरक्षण छीन लेंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब की धूल चाट रही थी। जब कांग्रेस गई, दूसरे दल आई, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मतलब आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। उस पार्टी पर आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो जनता समझ रही है कि आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। चिराग साहब, अब महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी स्पष्ट कर दिया है राकेश जी ने कि आप कम से कम कोई रोड मैप तो सामने रखते, कम से कम आपका कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सामने आता। सबने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है वो पूरी होंगी? राहुल गांधी अपनी गारंटी हटाकर आपकी लागू करेंगे? नहीं, देखिए राणा जी, यहाँ पे बात ये है कि जो जो गारंटी दी गई और जो जनता के लिए अच्छा होगा उसको लागू किया जाएगा। अगर नौकरी देने की बात राहुल जी ने करी है तो उसमें गलत क्या है? अगर हमने फ्री एजुकेशन की बात करी है तो उसमें गलत क्या है? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि महंगाई है कि नहीं। ये सड़क पे कितनी बार बात होती है, हम तो जाके पूछते हैं लोगों से, लोग बोलते हैं महंगाई है। आज हम बात अगर कर रहे हैं कि हम फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम फ्री हेल्थ केयर की बात अगर कर रहे हैं, अगर हम किसानों की वही ना चिराग साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हम फ्री एजुकेशन पूरे देश में दे देंगे, राहुल गांधी कहे कि मैं तो नहीं दूंगा। नहीं, क्यों नहीं देंगे? अगर हमारी बात है और हम बात करें, वो कहे कि नहीं मेरा वाला प्लान तो ये है कि मैं कम फीस तो कर सकता हूँ, फ्री नहीं करूंगा, तो फिर आपकी बात को माना जाए या उनकी बात को माना जाए? राणा जी, एक बात को समझिए, देखिए एक बात को समझिए, जब भी गठबंधन की सरकार होती है वहां पर डिस्कशन होता है। यहाँ भी होगा, इंडिया में आप मुझे बता दीजिए इंडिया में नहीं होगी चीज, सेम चीज होगी। और मैं बस इन नेताजी से एक सवाल पूछूंगा भाजपा के, भाई साहब 75 साल की एज में मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? अमित शाह जी? इतना बता दीजिए बस। यहाँ आप 2019 में अमित शाह जी का बयान है 75 साल की उम्र के बाद हमारे जो नेता है वो रिटायर हो जाते हैं। अब आप बता दीजिए कौन बनेगा नेता मोदी जी के बाद? आप थोड़ी डिसाइड करेंगे बीजेपी क्या करेगी? अरे हम तो कर ही नहीं रहे। अमित शाह की बात है, बोल दीजिए अमित शाह ने झूठ बोला था, बोल दीजिए अमित शाह ने झूठ बोला था, गृहमंत्री ने झूठ बोला था। क्या कर रही है? मुद्दे पर चला रही है। आशीष जी और चिराग जी मुद्दे पर रहेंगे। आशीष जी, चिराग जी मुद्दे पर रहेंगे। मैं राणा जी बीच में नहीं बोला, मैं आपको सिर्फ मैं बात कर रहा था। देखिए महंगाई, चाइना डिपेंडेंसी की बात की, कितने बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट होता है हमें पता है। चाइना ने कितना एरिया घेरा, और ये मैं नहीं बोल रहा, सोनम वांगचुक जो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है वो बोल रहे हैं चाइना ने कितना एरिया घेरा है। ठीक है, अब बोलेंगे सोनम वांगचुक कौन है? जब सोनम वांगचुक ने 370 में सपोर्ट किया था तो सोनम वांगचुक बहुत अच्छे थे। आज वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात बता दूं, दिल्ली में आज पीक इलेक्ट्रिसिटी गई है 77-17 मेगावाट। नोएडा में सर लोग सड़कों पर हैं। ठीक है आशीष जी, नहीं मिल पा रही।
ठीक है, ठीक है, हमने बिजली, ठीक है, ठीक है, दिल्ली में आशीष जी, आशीष जी, हाँ मैं लौटता हूँ चिराग साहब, हाँ आशीष जी आप ही के पास आ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि दिल्ली में बिजली सस्ती है नोएडा से, उत्तर प्रदेश से। छोड़िए सर, मैं डाटा की बात करूंगा। आपका जो टॉपिक का डिबेट है, हमने पिछली बार एनडीए में 353 सीट्स लाए थे, बराबर है, ये डाटा है। और ये 353 सीट जब हम लाए थे, अब उसका एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं आपके दर्शकों को। जब बीजेपी खुद 303 लाई थी ना, तो इसमें से 224 सीटें ऐसी थी जो 50% से ज्यादा वोट मार्जिन पे लाई थी। और उसके बाद पिछले 5 साल में हमने जितने बढ़िया काम किए, राम मंदिर बनाने से लेके, हाईवे अथॉरिटी बनाने की, सड़कें बनाने से लेके, नेटवर्क बनाने से लेके, वंदे भारत लाने से लेके, अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे लाने से लेके, डेफिनेटली हमारी सीटें बढ़ेंगी। और आगे बताता हूं आपको, ये जो 303 सीटें बीजेपी लेके आई थी, इसमें से 106 सीट ऐसी थी जिसपे बीजेपी का कांग्रेस से डायरेक्ट लड़ाई थी, जो कि 7 राज्यों के अंदर थी। अब वो 7 राज्यों के अंदर जो कांग्रेस से थी, कांग्रेस को भी लड़ने नहीं दे रहा। कांग्रेस पिछली बार 400 पे लड़ी थी, इस बार 200 पे नहीं लड़ेगी। आशीष जी, लास्ट कमेंट राकेश जी, उनका कहना है कि दिल्ली में बिजली सस्ती है नोएडा से ज्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा सस्ती है। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ दिल्ली की बिजली सस्ती है, लेकिन दिल्ली में चोरी कितने वो ये नहीं बताते। मेरे पास कार पार्क करने का एक मीटर लगा हुआ है, 0 उठता है। बिजली वालों ने कहा कि आपका गैराज है, इसको हटा नहीं सकते, 390 रुपया उसका किराया है। वो ये बात नहीं बताते हैं। जो 2 से जो बिजली मुफ्त के नाम पर लूट मच रही है, जो हमारे घर में 3 एसी लगा हुआ है, 18,000 रुपया बिल आता है, और उनकी जो अखबार में छपता ना कि इंस्ट्रूमेंट में इतना होगा, उससे 4 गुना ज्यादा है। मैं बिजली वालों को कंप्लेन करने जाता हूं तो कहते हैं बिजली कटवा लीजिए अगर मन आपको एक्सेप्ट नहीं है तो। और एक नया घोटाला की जरूरत। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन 300 पार या 400 पार सभी ने अपने अपने दावे कर दिए हैं, लेकिन कौन सा दावा या किसका दावा सच होता है, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार तो करना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।